Good evening and welcome back on the second day of the new year. So, from my side, warm wishes, happy wishes, good wishes for this 2021 new year. And my prayer for you that you will succeed in your goals, in your purpose of life. But you know, the secret of success is hard work, determination, focus, concentration. Therefore, what you will do this year? You will make a plan and work hard. By this way, you can attain success in your life. बोलो मैंने सही बोला गलत बोला जल्दी से बताओ. हाँ जी सर। So you can become that superstar, no issue. You can be the most important person, but you have to determine. जो लोग डिटर्मिनेशन कर लेते हैं उन्हें कोई रोक नहीं पाया, तो वो कर लेते हैं. तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप डिटरमिन कीजिए कि आपको फुल मार्क्स लेने हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, मैथ्स में, तो आपके आ जाएंगे. और फिर आपको हार्डवर्क करना है. आप फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए और अपना बस सारा टाइम वेस्ट नहीं करना, वो एक सीक्रेट है. देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस समय, वो फिर लॉस में चले जाएंगे. आप अपने टाइम को यूज कर लीजिए. एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम यू यूज इट. ठीक है. तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो रिलेटेड है हमारी लाइफ के साथ, लिविंग सिस्टम के साथ. देखो आप किस चीज के बने हुए हैं. आप लिविंग है, आप ब्रीथ कर रहे हो. ठीक है. आप खाते हो, आप रिप्रोड्यूस करते हो. आपकी लाइफ किससे बनी हुई है? आपका बॉडी है, आपके पास शरीर है. तो ये सारी चीजें हैं. आपका शरीर रोज कितना खाता है? क्या कुछ खाते हो आप? इतना फूड खाते हो, इतनी ड्रिंक्स लेते हो, किस लिए लेते हो? कितना लिक्विड्स आप अपने बॉडी में डालते हो सुबह से रात तक? सिर्फ रात को सोते हो तो शायद वो जो 8 घंटे हैं तब कुछ नहीं मिलता शरीर को. तो आप अपने बॉडी को, शरीर को बनाने के लिए देखिए कि कितना कुछ कर रहे हैं. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आप खा रहे हैं, ऐसे कंपाउंड्स खा रहे हैं. बताओ कौन कौन से कंपाउंड खाते हो तुम रोज केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से? कि आप तो फूड खा रहे हो, दालें खा रहे हो, रोटी खा रहे हो रोज, और फ्रूट्स खा रहे हो, और जो भी खा रहे हो, एग्स, नॉन वेज, हर चीज तुम खा रहे हो. पानी पी रहे हो और जूस पी रहे हो. तो बताओ कि इन सब के अंदर ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो आपके शरीर में जा रहे हैं? चलो जल्दी से बताओ. कौन कौन सी चीजें आप खाते हो? कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं, कौन कौन से बेसिक कंपाउंड्स हैं जिनकी बॉडी को जरूरत है? एनर्जी कहाँ से मिलती है आपके बॉडी को? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट तो बहुत अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप कह रहे हो. और प्रोटीन से ही आप बना रहे हो स्किन, अपनी सारी बॉडी. और क्या खाते हो आप उसके अलावा? आपके पास क्या है? आप ऑयल्स खाते हो, देसी घी खाते हो, फैट्स खाते हो, और फिर विटामिन खाते हो, मिनरल्स खाते हो. तो इन सारा ये जो बायो मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है सारे ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स. तो बायो मॉलिक्यूल, बायो का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, जो लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी हैं, जो हमें सिस्टम को ग्रो करते हैं, सस्टेन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम तो लिविंग है. आप तो सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे लिविंग सिस्टम के फंक्शंस कर रहे हैं. ये जितने भी कंपाउंड्स, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये लिविंग है? जल्दी बताओ, क्या क्या इनमें भी लाइफ है? नहीं सर. बायोमॉलिक्यूल्स तो नॉन लिविंग है. आप खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स, आप चीनी खा रहे हो, आप जो भी अपना व्हीट खा रहे हो, पल्सेस खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो. इनमें आप कह रहे हो जी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. आप चीज खाते हो, आप मिल्क पीते हो. ले तो नॉन लिविंग है और हम लिविंग हैं. तो आप बने हुए किसके हैं फिर? तो आप बने हुए हैं इन बायोमॉलिक्यूल्स के. और आपका जो लिविंग सिस्टम है उनको वो बायोमॉलिक्यूल्स से बना हुआ है. और लिविंग सिस्टम की जो हम स्टडी करने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स की, वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है स्टूडेंट्स. तो आपके लिविंग सिस्टम्स जो होते हैं उनमें कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स हैं. कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि इन्हीं के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम स्टडी करेंगे.
और इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे स्टूडेंट। सारे तो नहीं हम पढ़ सकते क्योंकि वो बायोकेमिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो जो हमारे कोर्स में है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी होगी, प्रोटीन्स की होगी, और न्यूक्लिक एसिड्स की होगी, लिपिड्स की होगी। आपने डीएनए और आरएनए का नाम सुना है स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा है। तो ये जो है बायोमॉलिक्यूल्स, इनकी स्टडी हम इसमें करेंगे। तो हमें कह सकता हूं कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, दे बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो आपके ग्रोथ के लिए, आपकी मेंटेनेंस के लिए भी ये सारे आप जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनको डेली आप रूटीन में ले रहे हैं। तो ये आपने कहा कि हमने एक डेफिनेशन भी यहाँ पर दी ऊपर की, बायोमॉलिक्यूल्स आर डिफाइंड एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर ये प्रेजेंट है, और ज्यादातर ये मिले जो थे, कहाँ से मिले थे बताओ? इनकी सोर्स क्या है? मेनली सोर्स क्या है इन मॉलिक्यूल्स की? ये सारे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं। और ये कहाँ से मिले हमें? ज्यादातर प्लांट्स के अंदर से। आपको पता है कि ये प्लांट्स में है मोस्टली, और ये इंटरेक्ट करते हैं आपस में। और इसके अलावा कुछ और भी मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए, वो कहाँ पर हैं? विटामिन और मिनरल्स आप खाते हैं। तो लिविंग सेल जो है हमारा स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। और ये एसेंशियल है फॉर बॉडी फंक्शंस, क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी फंक्शंस जो हमारे बॉडी करती है स्टूडेंट, उन सब के लिए ये अपना अपना काम करते हैं। और वो बॉडी फंक्शंस जो होते हैं आपके सेल के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। They can vary in nature, type, structure, where some may be straight chain, some may be cyclic rings or both. They can vary in physical properties. इनके physical properties भी different होती हैं, जैसे कि वाटर में solubility, melting points। तो इसके अंदर सबसे पहली हमारी जो स्टडी है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। हम क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो कि इसमें क्या दिखता है? कार्बन और हाइड्रेट दिख रहा है मुझे, बोलो दिख रहा है? कार्बन हाँ है जी सर। और हाइड्रेट। हाइड्रेट क्या होता है? कार्बन तो सी होता है, हाइड्रेट क्या होता है? H2O होता है। तो ऐसे पहले इन्होंने यही कहा कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये ज्यादातर प्राइमरीली प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स थे। कहां से प्रोड्यूस हुए? प्लांट्स में मिले हमें, अभी भी प्लांट्स से मिल रहे हैं। ठीक है, और ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्टली क्या है? नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको मिला के ये कंपाउंड्स बने हुए हैं। नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स। और प्लांट्स की सोर्स है भाई, अभी भी तो तुम लोग प्लांट्स में से इतना कुछ निकालते हो। और जैसे कि केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च वगैरह। आपने कहा सर केन शुगर, वो जो गन्ने होते हैं, और ये ग्लूकोज तो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हो, बार बार ग्लूकोज का नाम लेते हो, हर चीज़ में ग्लूकोज है। स्टार्च भी है, आप कहते हो पोटैटोज, ये सब आप खा रहे हो, स्टार्च भी है स्टूडेंट्स। तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि इनका जो जनरल फार्मूला कुछ ऐसे दिख रहा है। उन्होंने कहा CxH2O। तो ये हाइड्रेट का मतलब ये एक्स और वाई की वैल्यू में रखूं तो कुछ इनके कंपाउंड्स ऐसे बनते जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने अगर ग्लूकोज का उन्होंने कहा, देखो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो इसको लिखा तुमने, x की वैल्यू यहाँ पर 6 है और y की वैल्यू देख रहे हो। तो अगर y की वैल्यू भी रख दूं 6 और x की 6 रख दूं तो इसका फार्मूला ये बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हाइड्रेट होते हैं जिनका जनरल फार्मूला ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनरल फार्मूला। तो इसीलिए इसका नाम उन्होंने जब शुरू में दिया तो वो कार्बोहाइड्रेट्स दिया। लेकिन हुआ क्या कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड थे जो कि इस फार्मूले में फिट नहीं हुए, या कि जो फिट हो रहे थे और वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। मतलब कार्बोहाइड्रेट की जो भी प्रॉपर्टीज हैं अभी हम उनको स्टडी करेंगे। आपको पता है वो मीठे स्वीट वाले हैं, इन्हें सैकराइड्स भी कहा जाता है, सैकराइड्स।
तो सैकराइड्स का वर्ड आया था कि ये मीठे हैं, चीनी जैसे हैं इनका टेस्ट। अब अगर इन्होंने कहा कि जैसे CH3COOH है स्टूडेंट, ये कंपाउंड का तुम्हें पता ही है ये कौन सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ा है स्टूडेंट तुमने, क्या नाम है इसका? मेथेनोइक एसिड। इसे एसिटिक एसिड के नाम से आप जानते हैं, जो अपने घर में यूज करते हैं। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 2। और बताइए हाइट, और अगर मैं ऐसे लिखूं H2O, अब H, एक H कितने हैं? H2O 2 है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये फिट हो गया इसमें, ये फार्मूला फिट हो रहा है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर ये हमारा जो पहला हमने सोचा था, या जो उन्होंने दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला ये है, वो फिर सही नहीं है, वो गलत साबित हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। तो इट इज सर नॉट ये ए आपने कार्बोहाइड्रेट। H2Y0 कैसे लिखा है? सिमिलरली एक कंपाउंड है, जो ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनका फार्मूला ये नहीं है, और वो कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रॉपर्टीज हैं उनकी, और वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे कि एक कंपाउंड है हमारे पास, हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, रैमनोज, RAH, रैमनोज स्टूडेंट एक कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। उन्होंने फाइंड किया जब कि ये तो कार्बोहाइड्रेट है, इसका नाम है रैमनोज, इसका जनरल फार्मूला है C6H12O5, और ये इट डज नॉट फिट, ये फिट नहीं हो रहा स्टूडेंट इनटू द जनरल फार्मूला जो हमने दिया है CXH2OY। तो इसका मतलब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये जो जनरल फार्मूला हमने दिया है, ये क्या सारे कंपाउंड्स इस फार्मूले को, मतलब ये सारे कंपाउंड जितने मैंने बताए हैं, दे ओबे दिस रूल फार्मूला? आंसर इज नो। जैसे कि एसिटिक एसिड का फार्मूला इसमें फिट हो रहा है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था स्टूडेंट से कि बताइए कि क्या एसिटिक एसिड जो है ये इस फार्मूले में तो फिट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसीलिए तो हमने कहा कि ये जनरल रूल गलत है स्टूडेंट्स। रैमनोज जो है ये इस फार्मूले में फिट नहीं हो रहा, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके लिए फिर अब हमने फिर क्या डेफिनेशन बनाई, जो केमिस्ट्री से डेफिनेशन आ रही है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में अगर हमसे ये पूछते हैं व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, अब क्वेश्चन ये आया स्टूडेंट हमें एग्जाम में, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारी डेफिनेशन अब केमिस्ट्री में क्या है स्टूडेंट्स? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। और ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स, या ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस के बाद बनाएंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में आपको पता है कि क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी? बताओ, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड स्टूडेंट्स? जब मैंने कहा कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है। टेल मी स्टूडेंट्स फास्ट, व्हाट इज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड? Which compounds are optically active students? बताओ। ऑप्टिकल एक्टिव बताए तो थे मैंने, जो पोलैरिमीटर में जब आपने कंपाउंड्स रखे तो वो क्या कर रहे थे? दे विल रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। उन्होंने क्या किया? व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स? दे रोटेट क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जो प्लेन पोलराइज्ड को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें हमने क्या बोला? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जिन्होंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया उन्हें हमने क्या बोला? लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। तो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, कम से कम इस ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी की स्टूडेंट्स? तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से थे?
which compounds are optically active students? What is the condition? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की कंडीशन क्या बताई थी? इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी टोल्ड यू कार्बन विच इज एसिमेट्रिक, ऐसा कार्बन जिसको हमने क्या बोला था, कायरल है। कायरल का मतलब क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन। मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक, हाँ जी। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए थे स्टूडेंट्स, तो उसकी मिरर इमेज बन रही थी जो नॉन सुपर इम्पोजेबल थी, उनको हमने क्या बोला था, एनांशियोमर्स। तो ये कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज स्टूडेंट्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। और अगर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं तो उन्हें एल्डोसिस कहा जाता है, और कीटोन्स होते हैं तो उन्हें कीटोसिस कहा जाता है, कीटोसिस। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप लगे होंगे, या CHO ग्रुप होगा और या CO ग्रुप भी होगा। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO। कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है, COO, दोनों साइड कार्बन होता है। और ये या फिर हाइड्रोलिसिस के बाद ये ऐसे कंपाउंड्स देंगे। तो यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन बताई है जो हमें यूज करनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आई? आपने नोट कर लिया तो मैं आगे चलूंगा। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की। देखो आपने ये कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है स्टूडेंट्स, ये इनमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, CHO और इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। मतलब अगर मैंने इसको यहाँ पे भी सी लिख दूं तो ये कीटोनिक ग्रुप तक कुछ भी होगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वाला ग्रुप है फंक्शनल CO कार्बोनिल ग्रुप। CHO ले लो या कीटोन ले लो, एल्डिहाइड और कीटोन मैं कह रहा हूँ, तो ये CO ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। और इनके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है। आप कह रहे हो 2 या 2 से ज्यादा होंगे, 2 और मोर, क्योंकि पॉली कह रहे हो। और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन क्या है स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन हम केमिस्ट्री में हर बार हम आपको जब भी कोई भी कंपाउंड पढ़ाते हैं तो हम उनकी क्लासिफिकेशंस बताते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर इनकी क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि पानी के साथ हमने इनको हाइड्रोलाइज कर दिया। जब वाटर हमने इनमें डाल दिया स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेंगे, वाटर क्या है आपका HOH, मुझे ऐसे दिख रहा है वाटर। तो वाटर के साथ इन्हें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, या तो ये एज इट इज रहेंगे, या फिर ये अगर बड़े मॉलिक्यूल है तो ये हाइड्रोलाइज होने के बाद बनाएंगे और छोटे मॉलिक्यूल्स अपने कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इसलिए इनकी हाइड्रोलिसिस के बेस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है, ताकि हाइड्रोलिसिस के बाद ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। तो सबसे पहले है मोनोसैकेराइड्स। सबसे सिंपल जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं मोनोसैकेराइड्स हैं। मोनो मीन्स दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैकेराइड्स क्या है स्टूडेंट्स? These are nothing but carbohydrates which cannot be hydrolyzed into simpler molecules. तो ऐसे carbohydrates which cannot be hydrolyzed to simpler molecules. तो ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते, इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स।
इनके एग्जाम्पल्स आपको पता है, देखो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। अब ग्लूकोज को अगर आप वाटर में डालेंगे तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये नहीं टूटता, छोटे इससे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं टूटता, तो ये मोनोसैक्राइड्स हैं। ये और सबसे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप पानी में डालने से ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैकेराइड। that cannot be hydrolyzed further to give simple unit of polyhydroxy aldehyde or ketones. They cannot be, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। इसका स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे कि क्या है। अब देखो कि हमने इनको डिवाइड किया है स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन्स, और कि इनमें एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। अगर देखो इनके, अगर मैं इन जो एल्डो का मतलब होता है कि इस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड है, ठीक है। और अगर हमने इनको कीटो से स्टार्ट किया तो इसका मतलब इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप है। या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोनिक होता है। तो इनको हम कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे मैंने कहा एल्डोटेट्रोसिस, एल्डोटेट्रोसिस का मतलब क्या हुआ? एल्डोटेट्रोसिस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कि इसमें CHO ग्रुप है और कितने कार्बन है? टेट्रोस का मतलब कितना? 4 कार्बन वाला है। तो इसमें CHO ग्रुप है, कितने कार्बन की है ये? सैकराइड कितने कार्बन की है? ये 4 कार्बन की है। और एल्डोपेंटोसिस का मतलब क्या है? इनके एग्जाम्पल हमने दिए हैं, इनके फार्मूले अभी हम देखेंगे। एल्डोटेट्रोसिस के एग्जाम्पल है एरिथ्रोज और थ्रियोज, एल्डोपेंटोसिस है जाइलोज और रिबोस। इस के आगे इनके हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड सब के आएंगे। एल्डोहक्सोसिस में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है स्टूडेंट? इसका स्ट्रक्चर अभी हम समझेंगे। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कितने कार्बन है ग्लूकोज में? फिर जल्दी से बताइए। एल्डोहेक्सोस है कौन सा? ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको मिलेगा CHO ग्रुप, और कितने कार्बन होंगे? हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन होंगे। टोटल कार्बन कितने ग्लूकोज में? 6। और अगर हमने लिखा है कीटो हेक्सोस, गैलेक्टोज का भी हमने कहा है। गैलेक्टोज देखेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों में 6 कार्बन है। तो हम बताएंगे ये एपीमर्स हैं या इनके बारे में। और एल्डोटेट्रोसिस में 4 है। एल्डोटेट्रोस में 4 कार्बन होंगे और एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा। और पॉलीहाइड्रोक्सी तो है ही है, ये आपको बता ही दिया कि ये सब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है। और अगर एल्डोहेक्सोस होंगे, ठीक है, तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो है ही है, 6 कार्बन वाले हैं। इनके एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कीटोहेक्सोस का एग्जाम्पल हमने दिया फ्रक्टोज, इसमें कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप है। इसके अंदर कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप है। इसके अंदर कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। जो फ्रक्टोज होता है ना हमारा, जो ग्रेप्स में बहुत होता है, तुम्हें पता है ना, ग्रेप्स के अंदर फ्रक्टोज बहुत ज्यादा होता है, मीठा मीठा। तो फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है। फार्मूला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम ही है। अभी हम जब आगे स्टडी करेंगे ये सारे आ जाएंगे। तो इन्होंने पता किया, फाइंड किया कि जो ऑल नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स जो हैं दे बिलोंग टू डी सीरीज। अब ये हम इसके बारे में भी बताएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डी सीरीज। जो कि नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स हैं स्टूडेंट्स, वो ये कह रहे हैं कि वो डी सीरीज को बिलोंग करते हैं। अब डी सीरीज क्या होती है ये अभी हम आएंगे, अभी बताएंगे आपको। ये जो जब हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताएंगे कि जो स्पेशल अरेंजमेंट है OH ग्रुप का, उसके बेस पर डी सीरीज हम और एल सीरीज, 2 टाइप की सीरीज बनाएंगे। तो मोनोसैकेराइड्स कौन से हुए? वो जो फर्दर हाइड्रोलाइज सिंपलर मॉलिक्यूल्स में नहीं हो सकते। बस बात समझ में आ गई कि ग्लूकोज को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते फर्दर सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को।
फ्रक्टोज को भी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पे आ गए, सर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारी वो है ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्या होते हैं? ओलिगो। तो ओलिगोसैकेराइड ऐसे सैकेराइड्स होंगे जो जिनके अंदर बने हुए हैं दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स को बना मिला के बने हुए हैं। कैसे बने हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। तो ओलिगोसैकेराइड्स पर आ गया। ऑन हाइड्रोलिसिस दे जनरली गिव 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स। मतलब ये है कि ओलिसैकेराइड्स की अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको मिलेंगे कितने? 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। मोनोसैकेराइड्स कौन से मैंने बताए? जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। आपने हाइड्रोलाइज किया सुक्रोज को। सुक्रोज जो है, आप जो चीनी खाते हो एक डाइसैकेराइड है। जब उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे वाटर और एसिड की प्रेजेंट में तो उसमें वो दो में टूट जाएगा। किसमें? एक ग्लूकोज में, एक फ्रक्टोज में। तो हाइड्रोलिस होने के बाद वो छोटे 2 मोनोसैकेराइड मिल गए आपको, ठीक है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो ओलिगोसैकेराइड्स कौन से हैं? जिनमें 2 से 9 मोनोसैकेराइड आपको मिल जाएंगे, मतलब हाइड्रोलिसिस के बाद, ठीक है। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या मैंने बोला? सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब देखो एग्जांपल, जैसे मैंने अब बोल दिया डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? डाई का मतलब है इनके अंदर दो, हमें जब ये हाइड्रोलिसिस होंगे तो ये 2 यूनिट हमें मिलेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स के। तो डाइसैकेराइड कौन कौन से मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं? सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज। इन तीनों दोनों के बारे में आपको पता है, इसके बारे में हम स्टडी भी करेंगे। सुक्रोज तो वो जो चीनी आप खाते हो, माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, और लैक्टोज जो दूध में होता है। दूध में कौन सी होती है? लैक्टोज होती है, मिल्क में। तो ये डाइसैकेराइड्स हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज on hydrolysis they will give 2 units of monosaccharide। कितने यूनिट देंगे ये हाइड्रोलिसिस पे? 2 यूनिट्स। किसके? मोनोसैकेराइड्स के। मोनोसैकेराइड्स के 2 यूनिट्स मिलेंगे हमें जब इनको हम हाइड्रोलाइज करेंगे। जैसे कि यहां पर हमने दिखाया सुक्रोज। ये जो सुक्रोज है स्टूडेंट, ये एक डाइसैकेराइड है। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलता है एक मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। 2 मोनोसैकेराइड मिले हैं। कौन कौन से? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनका फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो हम स्टडी करेंगे। बोलो समझ में आई मेरी बात? और ट्राइसैकेराइड का मतलब क्या होगा? ये कितने मोनोसैकेराइड्स देंगे? 3। 3 टेट्रासैकेराइड का मतलब क्या हुआ? 4 तो ये देंगे 4। इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनके अंदर बहुत सारे ही मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं ग्लूकोज के या फ्रक्टोज के। तो वो सारे इसमें हम अभी स्टडी करेंगे। तो 2 से 9 तक जब हमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे? मोनोसैकेराइड स्टूडेंट्स। उन्हें क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। तो पूछा उसने क्वेश्चन, व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? तो क्या आंसर दिया आपने? ऑन हाइड्रोलिसिस दे विल प्रोड्यूस 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है, ये भी पता लग गया। अब पॉलीसैकेराइड्स कौन से होते हैं फिर? पॉलीसैकेराइड्स का मतलब ये है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे मोनोसैकेराइड्स के, ठीक है। तो वो 9 से ज्यादा, जैसे मैंने कहा, कितने? 50, 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं। तुम्हें पता है कि स्टार्च जो है उसमें बहुत सारा ग्लूकोज है, बहुत ग्लूकोज है। आप इतना फूड खाते हैं, हर तरह के सब्सटेंसेस खा रहे हैं, तो उनके अंदर क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ही ग्लूकोज आपके शरीर में चीनी चीनी जैसे आप कहते हैं, ग्लूकोज इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज जाता है। हमारे जितने भी फूड आइटम्स खा रहे हैं सब में मोस्टली है, जो भी आप खा रहे हैं। तो polysaccharides are those carbohydrates student which yield large number of monosaccharide units on hydrolysis। तो जब आपको बहुत ज्यादा यूनिट हाइड्रोलिसिस में मिलते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। तो हमने क्या क्या बताया आपको? मैंने बताया मोनोसैकेराइड्स,
मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं? दे डू नॉट हाइड्रोलाइज। ठीक है, ये तो बस हाइड्रोलाइज हुए ही नहीं। फिर आपको क्या बताया? ओलिगोसैकेराइड, जैसे कि मैंने कहा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में मैंने क्या बोला? सुक्रोज। तो सुक्रोज को आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया, इसने क्या बनाया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 2 यूनिट मिल गए मोनोसैकेराइड के। फार्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6 है। दिस इज आल्सो C6H12O6। इनके स्ट्रक्चर अलग है, वो हम बनाएंगे। ट्राई का मतलब वो 3 मोनोसैकेराइड देगा, टेट्रा का मतलब 4 देगा, और पॉली का मतलब बहुत सारे देगा, बहुत सारे, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने ये कहा कि पॉलीसैकेराइड्स जो होंगे स्टूडेंट्स, इनको आपने जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा? लार्ज मिलेंगे। कितने सारे? क्या लार्ज मिलेंगे? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स है। तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम स्टूडेंट, ये इनके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से? मोनोसैकेराइड्स के। तो जनरल फार्मूला इनका देख रहे हो, C6H10O5 8, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। और कितने यूनिट दिख रहे हैं? 100 से 3000 यूनिट्स। बहुत ही ज्यादा मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स, बहुत ज्यादा क्या मिलेंगे? मोनोसैकेराइड्स। कितने? 100 से ऊपर दिखे हैं, यहाँ दिख रहे हैं ना कितने? 100 से 3000 तक। जी सर। अब आपके पास फर्दर आ गया, व्हाट आर शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। ऑल दी मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स soluble in water and sweet in taste, उन्हें क्या बोलते हैं? शुगर्स। तो ऐसे सैकेराइड्स, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं और ओलिगोसैकेराइड्स हैं, वो क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, और वो स्वीट इन टेस्ट है। जो चीनी आप खा रहे हो, व्हाइट शुगर जो खा रहे हो, वो सुक्रोज है। आप लोग कह रहे हैं ना भाई मत खाओ, क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता जाएगा, बॉडी में जाएगी तो अंदर हाइड्रोलाइज हो जाएगी, तो ग्लूकोज बनेगा, सुक्रोज बनेगा, और जो कि ऑलरेडी फूड आइटम्स में प्रेजेंट है, और उसको ऊपर से भी हम खाते हैं, तो एक्सेस कितनी शुगर जा रही है आपके बॉडी में। तो ये जो स्वीट वाले हैं, इनको क्या बोलते हैं? शुगर्स। और जो पॉलीसैकेराइड्स आर एमार्फस सॉलिड्स इनसॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्टलेस। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो एमार्फस शेप के सॉलिड्स होते हैं। एमार्फस और क्रिस्टलाइन 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, हम सॉलिड स्टेट में भी आपको बताएंगे। इनका एमार्फस का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता स्टूडेंट्स, और ये इनसॉल्युबल है वाटर में और टेस्टलेस है। इनका टेस्ट नहीं है, ये मीठे नहीं है। ठीक है, मीठे नहीं है। ये भी पॉइंट हमने नोट कर लिया। छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं जो कि किसी समय भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपने नोट कर लिया। मैंने 2 कैटेगरीज बताई आपको। शुगर्स तो वो होंगे जो सब स्वीट होंगे, ये जो मीठी वाले हैं ना, जो, और जो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनको हम शुगर्स कहते हैं। और दूसरे जो हैं नॉन शुगर्स, ये कौन से वाले हैं? ये सारे शुगर में कौन से आते हैं? मोनोसैकेराइड्स, और कौन कौन से हैं? मोनोसैकेराइड्स, और कौन से हैं? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो। ओलिगो वाले कौन से? जो 1 से 9 यूनिट्स देते हैं। कौन से? मोनोसैकेराइड्स के हाइड्रोलिसिस पर सारी हाइड्रोलिसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है। पानी के साथ हाइड्रोलिसिस, कुछ एसिड डालना पड़ता है हाइड्रोलिसिस के लिए। तो नॉन शुगर कौन से हैं? पॉलीसैकेराइड्स। तो मैंने पॉलीसैकेराइड कौन से बताए तुम्हें? पॉलीसैकेराइड कौन से बताए तुम्हें? स्टार्च ऊपर लिखी नहीं, कौन कौन सा लिखा है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, देख रहे हो? ये सब कौन से हैं? पॉलीसैकेराइड्स। ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, इनसॉल्युबल है, और इनका कोई टेस्ट नहीं है, ये मीठे नहीं है, इनका ये टेस्टलेस है। तो मैंने बोला ये पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि स्टार्च।
अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट। देखो रिड्यूसिंग शुगर्स, ये क्वेश्चन बहुत आएगा पेपर में स्टूडेंट्स, इसको जरा नोट कर लो। और कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? देखो कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है, CHO या C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड है या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोनिक, कौन सा ग्रुप बताया हमने, कीटोनिक या एल्डिहाइड? जब ये ग्रुप प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो वो क्या करते हैं, इन हेमीएसिटाल और हेमीकीटाल फॉर्म, ये आपने पढ़ा था कि एक टेस्ट कौन सा पढ़ा था, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। वो क्या करते हैं, दे reduce स्टूडेंट टॉलरेंस रिएजेंट। सिल्वर मिरर टेस्ट पढ़ा था ना हमने, एल्डिहाइड और कीटोन्स में पढ़ा था आपने, और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। दो फेलिंग सॉल्यूशन लिए थे ना, A और B, और एक Cu2O एक प्रेसिपिटेट बनी थी। तो they will reduce, they will give tolerance region test as well as they will give failing solution test। देखो अगर जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर फ्री ग्रुप होंगे, ऐसे फ्री ग्रुप होंगे, तो वो ये वाला टेस्ट देंगे, कौन सा, टॉलरेंस रीजन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। उन्हें हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपने नोट किया, which are reducing sugar student or reducing carbohydrates which will give tolerance test and failing solution test। और जो ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स। तो दो टाइप के हमें होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स। वो क्या करेंगे, they will not give कौन सा टेस्ट नहीं देंगे, ये जो हमने लिखे हैं, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। तो उनके पास, इसका मतलब ये वाले ग्रुप प्रेजेंट तो थे लेकिन फ्री नहीं है। फ्री नहीं है, कैसे फ्री नहीं है वो हम देखेंगे, क्योंकि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो वो फ्री नहीं रहते। जब फ्री नहीं रहते तो वो ये टेस्ट नहीं दे सकते। तो दे डू नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये वाले टेस्ट वो नहीं देंगे। उन शुगर्स को हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे, वेदर एल्डोसिस और कीटोसिस, सारे के सारे ये टेस्ट देते हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं स्टूडेंट, ये बात याद कर लो, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे वो सारे कौन से होंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। कौन से होंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे, क्योंकि उनके पास फ्री ग्रुप होगा CHO और CO जो भी है। तो जो भी CHO या CO ग्रुप फ्री जिनके पास होगा, उन्हें क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। तो वो ये वाला टेस्ट देते हैं स्टूडेंट, कौन सा, रिड्यूसिंग शुगर। तो आप ये पॉइंट नोट किया कर लो, मोनोसैकेराइड्स वेदर एल्डोसिस और कीटोसिस आर रिड्यूसिंग शुगर। इस पॉइंट को नोट कर लो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर, यही बार बार आपको बता रहा हूं। क्या होगा, ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पेपर के अंदर। इसको नोट किया जाए। आपने नोट कर लिया, 1 मिनट सर। सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। सर ये आपने क्या लिखा है, मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर है? हाँ, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। दे विल गिव पॉजिटिव टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे। लिख लिया सर। सर लिख लिया। ओके। और ये हम देखेंगे कि कौन डाइसाइक्राइड में कौन से रिड्यूसिंग है, कौन से नॉन रिड्यूसिंग है। जब हम उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर वो हम सारे कुछ ये आपको बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब देखो कि स्टूडेंट्स, मेनली आपको पता है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टूडेंट हैं वो हमारे लिए क्या काम करते हैं, मेनली दे आर स्टोर हाउसेज ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी हमें कहां से मिलती है, कैलोरीज कहां से आपको मिलती है,
कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो, ये क्या करते हैं, इनके पास एनर्जीज होती हैं। तो आपको पता है कि ग्लूकोज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? आप ग्लूकोज, ग्लूकोज का नाम रोज सुनते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, तो आपको पता है कि ये जो ग्लूकोज है स्टूडेंट्स, अब इसका हमारे हमारे स्टडी में ग्लूकोज का सबसे ज्यादा है, और इसको ही हमने देखना है कि ये एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। और इसके अंदर कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे, क्योंकि वो हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में आप ये कह रहे हो स्टूडेंट, इसके पास CHO ग्रुप भी है, 6 कार्बन्स हैं, और इसके ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। ये इसका स्ट्रक्चर हम जब आएंगे इसके स्ट्रक्चर पे देखेंगे। पोली मतलब कितने OH ग्रुप हैं वो भी हम देखेंगे। इसमें 5 OH ग्रुप मिलेंगे हमें ग्लूकोज के अंदर। और ये ग्लूकोज जो है इसमें इस ऑप्टिकली एक्टिव एक नहीं कितने ही होंगे कार्बन इसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, वो भी हम देखेंगे। हाउ मेनी, 4 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन मिलेंगे इसके अंदर। तो जो नेचुरल फॉर्म में ग्लूकोज है, मैंने आपको बताया कि वो डी ग्लूकोज है। इसके बारे में हम बताएंगे व्हाट इज डी एंड एल। 2 टाइप के होते हैं, डी और एल, वो हम बताएंगे जब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की डिस्कशन होगी। अब इसके प्रेपरेशन की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, एक तो ये फ्री नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। जितने भी आपके स्वीट फ्रूट्स होते हैं, आप स्वीट फ्रूट्स खाते हैं जितने भी, उनमें क्या होता है, जब हनी भी है, इन सब में है क्या है, इन सब में ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो राइप ग्रेप्स जो होते हैं वो ग्लूकोज है लार्ज अमाउंट में। ये जो आप ग्रेप्स खाते हैं इनमें तो बहुत लार्ज अमाउंट्स में है ग्लूकोज। और आप जो बनाते हैं ग्लूकोज स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर आपने ये देखिए कि आपको पता है कि केन शुगर, केन शुगर इंडस्ट्री, आपको पता है कि केन शुगर जब आप कभी ट्रेवल करते हैं तो कई एरियाज में से निकलते हैं, जब किसी यूपी में कहीं क्रॉस करते हैं तो आपको बड़ी खुशबू आती है, इंडस्ट्रीज में स्मेल आती है। वहां पे आपने देखा केन शुगर बहुत है। तो केन शुगर में क्या होता है? सुक्रोज, सुक्रोज है। ये एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। इसको जब बॉयल करते हैं स्टूडेंट विद डेल्यूट HCl, बॉयल विद डेल्यूट HCl, क्या किया मैंने, यहाँ पे देख रहे हो सुक्रोज है। सुक्रोज इज बॉयल्ड स्टूडेंट, इसको हम बॉयल कर देते हैं विद डेल्यूट HCl, मतलब पानी है और एसिड प्रेजेंट है, और H2SO4। तो ये हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या क्या मिला मुझे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों का फार्मूला सेम दिख रहा है तुम्हें, C6H12O6 C6, लेकिन दोनों कंपाउंड्स का क्या डिफरेंस है? ये एल्डोहेक्सोज है, ये एल्डोकीटोज है। इसमें कार्बोनिल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है स्टूडेंट्स। तो इसको आपने देख लिया रिएक्शन क्या हुई है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या मिला आपको, इससे हम ग्लूकोज बना सकते हैं। पहला तो ये है प्रेपरेशन, ठीक है। बना लिया आपने? बोलो, बन गया? हाँ जी। अब दूसरा क्या है कि देखो स्टार्च जो होती है, स्टार्च, ये देखो इसका फार्मूला मैंने एन लिखा है, क्योंकि एन मैंने कितने यूनिट बताए थे वहां पर। ये तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, 200 से 3000 यूनिट्स आप एन की वैल्यू हो सकती है। तो कमर्शियली बनाने के लिए क्या करते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की जाती है। क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च स्टूडेंट। तो हम लोग स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसको बॉयल कर देते हैं विद डेल्यूट H2SO4। देख रहे हो, NH2O डेल्यूट H2SO4 से बॉयल करते हैं, और टेम्परेचर भी लिखा हुआ 393 केल्विन, 223 बार इसका प्रेशर है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें ग्लूकोज मिल जाता है। तो स्टार्च के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज है। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का ही बना हुआ स्टूडेंट।
तो पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च वी हैव शोन यूज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर हमें ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स मिल जाते हैं। और ये जो आप कंज्यूम करते हो बॉडी के अंदर, इतना फूड खाते हो जिनमें ग्लूकोज है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है स्टूडेंट, वो स्टोर होता है इन द लीवर एज ग्लाइकोजन। आपके लीवर में स्टोरेज हो जाती है इसकी इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन स्टूडेंट्स। तो देखो कि मैंने आपको बताया कि ये आपके जो सैकराइड्स हैं शुगर वाले, इनमें आपको पता लगा कि डाइसैकराइड्स हैं, ये कितने में टूटेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद? 2 मोनोमर में, मोनोसैकराइड्स में। हाँ जी। और ज्यादातर हम आपको जो भी बता रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मेनली हमारी स्टडी है इस सारे कंपाउंड्स के अंदर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ही हम मेन स्टडी इसमें करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। जो नेचुरल सोर्स में हमें ग्लूकोज मिलता है स्टूडेंट्स, वो कौन सा ग्लूकोज मैंने बताया? डी ग्लूकोज। एक्चुअली में डी ग्लूकोज का मैंने ये कहा कि ये जितने भी हम आपको दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं। तो ये जो डी और एल जो नेम है स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर होती है। मैंने कहा डी और एल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है स्टूडेंट, ये कैपिटल डी और कैपिटल एल लिख रहा हूं। ये डी और एल जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कंपाउंड होती है, ये इसकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ये के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स कौन से होते हैं? विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स इन स्पेस। तो जो इनके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं, एटम्स लगे हुए हैं, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। और इनका रिलेशन जो डी और एल का रिलेशन है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द ग्लाइसराइड एल्डिहाइड। इनका रिलेशन है स्टूडेंट, जो डी मैं लिख रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, डी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ स्टूडेंट, बार बार ग्लूकोज की जो मैंने लिखा कि नेचुरल जो ग्लूकोज मिलता है, इसका जो रिलेशन है मेनली वो हमें पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लाइसराइड से है। इट इज रिलेटेड टू एन आइसोमर ऑफ ग्लाइसराइड, एक कंपाउंड है स्टूडेंट ग्लाइसीरा एल्डिहाइड। ग्लाइसराइड क्या है स्टूडेंट? एक ये देखिए, एक कार्बन है मेरे पास, यहाँ पर ये CHO ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट्स, और ये देख रहे हो CH2OH है। अब यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट। अब इसमें कितने कार्बन है बताओ? ये ग्लाइसराइड का फॉर्मूला मैंने लिखा है, कितने कार्बन है? 1 2 3 है, ये 3 कार्बन, 1 2 3 बोलो। हाँ जी सर। अब ये कार्बन देख रहे हो, इसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन है? मैं बता रहा हूं, ग्लाइसराइड के बेस पर हम डी और एल लिखेंगे। ग्लाइसराइड में स्टूडेंट्स ये वाला कार्बन देख रहे हो, ये एसिमेट्रिक है, बोलो है एसिमेट्रिक? ये कार्बन कायरल है। हाँ जी। ये वाला कार्बन स्टूडेंट्स कायरल है, अच्छा। क्योंकि इसके साथ कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, लगे ना 4 डिफरेंट, 1 2 3 4। तो ग्लाइसराइड जो पहला आपको मिला, ये एक एल्डिहाइड है, इसके ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास 2 OH ग्रुप है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ये ऑप्टिकल एक्टिव भी है। तो ये फिर हमारे कार्बोहाइड्रेट की फैमिली में आ गया, क्योंकि क्या डेफिनेशन हमने बताई थी कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके अंदर 1 एसिमेट्रिक कार्बन है स्टूडेंट्स, कितने? 1 एसिमेट्रिक कार्बन, एंड एग्जिस्ट इन 2 एनेंटियोमेरिक फॉर्म्स। और इन्होंने ये कहा कि देखो, इसको जब लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, यहां पर मैंने लगाया स्टूडेंट CHO ग्रुप, यहां पर मैंने लगाया CH2OH ग्रुप, ये कार्बन है, ये OH मैंने लगाया और ये H लगाया, ठीक है? ये ग्लाइसराइड है स्टूडेंट। तो इन्होंने फाइंड किया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया स्टूडेंट्स, क्या फाइंड किया कि ये
दो एनेंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन 2 एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स। दो एग्जिस्ट करता है। एक में इन्होंने ये OH की पोजीशन राइट पे बताई हुई है, और दूसरे में ये था इनका प्लस ग्लाइसोल्डिहाइड। प्लस का मतलब क्या होता है कि इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इसने रोटेट की प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरफ, पॉजिटिव, तो उसको प्लस है पोलरिमीटर में जो रीडिंग आ रही है स्टूडेंट। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, ये मेरा CHO है, और यहाँ पे क्या है, OH लेफ्ट को है, H राइट को है, और CH2OH। ये दूसरा एनेंशियोमर इसका है, ये नेगेटिव, इसको मैं क्या बता रहा हूँ, नेगेटिव ग्लाइसोल्डिहाइड। ठीक है, नेगेटिव ग्लाइसोल्डिहाइड स्टूडेंट। अब ये इन्होंने कहा कि जो ये वाला ग्लाइसोल्डिहाइड है, ये वाला ग्लाइसोल्डिहाइड है स्टूडेंट, इसको उन्होंने कहा कि CHOOH CH2OH, ये वाला कौन सा है, इसमें OH ग्रुप बताओ राइट को है, ये वाला जो जो एसिमेट्रिक कार्बन वाला है, उन्होंने इसका नाम दिया D प्लस ग्लाइसोल्डिहाइड। क्या लिखा, D प्लस ग्लाइसोल्डिहाइड। और उन्होंने कहा कि इसके स्ट्रक्चर से हम कंपेयर करेंगे ग्लूकोज का या सबका स्ट्रक्चर। ठीक है, जिनका जो जो एसिमेट्रिक कार्बन है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब जो सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन होगा, अगर उसका OH राइट पर होगा स्टूडेंट्स, ये वाला, तो उसको D माना जाएगा। क्या मानेंगे, D। मतलब कहने का ये है कि जब मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा स्टूडेंट, यहाँ पे अभी आज नहीं मैंने किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 5 OH ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स। उसके स्ट्रक्चर में जो CH2OH, जो लोएस्ट CH2OH होगा, जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन होगा, उसका जब OH राइट पर हो जाएगा तो उसे D बोला जाएगा, और अगर OH लेफ्ट पर हो जाएगा, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन वाला, तो उसे L बोला जाएगा। तो ये हमने जो बनाए हैं D कॉन्फ़िगरेशन, इट इज बेस्ड ऑन एंड कंपेयर्ड विद द D फॉर्म ऑफ द प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो OH ऑन द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, ग्लूकोज का जो लोएस्ट है, अगर ग्लूकोज का स्टूडेंट लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन जो होगा, लोएस्ट एसिमेट्रिक जो कार्बन होगा स्टूडेंट्स, कौन सा, लोएस्ट एसिमेट्रिक जो कार्बन होगा, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, अब अगर उसका OH जब राइट में होगा, राइट में होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डी ग्लूकोज। क्या लिखेंगे, डी ग्लूकोज। इसका ये लोएस्ट कार्बन का OH राइट पर है, इसे मैं D लिखूंगा। अगर ग्लूकोज के लोएस्ट का राइट साइड पे आ जाएगा तो उसे क्या लिखूंगा, D ग्लूकोज। इसीलिए जो जो नेचुरली मिले थे ना ग्लूकोज स्टूडेंट्स, वो D ग्लूकोज मिला था। कौन सा मिला था, D। और आपके बॉडी में D ग्लूकोज ही काम कर रहा है। अगर मैंने L ले लिया तो वो इनइफेक्टिव है। आपने देखा होगा ग्लूकोज जब आप खरीदते हैं उसे D ग्लूकोज कहा जाता है। क्या कहते हैं वो, D ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर मैं अभी यहीं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये एक पार्ट खत्म हुआ है, फर्स्ट पार्ट। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर हमें ज्यादा टाइम चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पूरा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और फिर पढ़ेंगे साइक्लिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, फिर तो फिर मैं तुम्हें मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। विशिंग यू ऑल ए हैप्पी एंड ए prosperous new year. My best wishes to you and your parents, students. Thank you very much. Then I will meet you in the next class for further discussion and lecture on structure of glucose. ठीक है? Okay, thank you, sir. Okay, good night, student. Then we will meet. Good night. Next.